माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 विज्ञान मॉडल पेपर अर्धवार्षिक परीक्षा का है, जिसमें 3 खंड हैं। कैक है, उसके बाद जो है गय विभाजित है। खंड ए में बहुविकल्पीय प्रश्न है, खंड ब में वर्णात्मक प्रश्न है। अब प्रत्येक खंड 3 उपखंडों में कैक है गय में विभाजित है। बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर ओएमआर शीट तथा वर्णात्मक प्रश्नों के उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में दीजिए। ऐसे ही बोर्ड एग्जाम में भी प्रश्न देखने को मिलेगा। अगर यह वीडियो आप लोग देख लेते हैं तो समझ लीजिए आपको बोर्ड एग्जाम का एक आधार मिल जाएगा कि क्वेश्चन जो है किस टॉपिक से पूछे जाते हैं और कैसे पूछे जाएंगे। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे सिर्फ 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चनों को, जो आपके बोर्ड एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो आइए देखते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन होगा, पहला प्रश्न है समतल दर्पण के द्वारा उत्पन्न आवर्धन। आवर्धन क्या होता है? जूम करना, यानी बढ़ाना, चित्र को बढ़ाना। जब ऐसे कोई चित्र छोटा होता है उसको आप जूम करते हैं तो बढ़ता है, तो उसी को होता है आवर्धन कहते हैं। तो समतल दर्पण के द्वारा, तो समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब होता है, आपको पता होगा समतल दर्पण में प्रतिबिंब जो है आभासी बनता है और वस्तु के बराबर। तो एक चीज़ जान लें, आवर्धन के लिए अगर आपका आवर्धन प्लस में है तो समझ लीजिए वह क्या होगा, इमेज जो है आभासी बनेगा। क्या बनेगा? इसी से आप अंदाज़ा लगाएंगे आभासी। अगर आवर्धन माइनस में है तो समझ लीजिए वो प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा। ठीक है, यही एक कॉन्सेप्ट है। तो देखेंगे आवर्धन अगर प्लस में है तो आभासी, माइनस में है तो वास्तविक। चूंकि समतल दर्पण है तो समतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो आपको पता होगा कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब आभासी बनता है। जब आभासी होगा तो उसका जो है आवर्धन प्लस में होगा। तो प्लस आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे प्लस वाला कौन है? 1 है। तो ऑप्शन ए जाएगा, प्लस वाला 1। अगर 1 है, प्लस 1 किसी समतल दर्पण का अगर आवर्धन प्लस 1 है तो समझ लीजिए कि इसका प्रतिबिंब वस्तु के बराबर होगा। ठीक है, और आभासी होगा। इमेज कैसा होगा? आभासी होगा। अगला प्रश्न है, किसी लेंस की क्षमता P है। इससे जो है क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चन जरूर ही। लेंस की क्षमता, अगर लेंस की क्षमता ए तो P बराबर होता है 1/f। ठीक है, अगर एक यह हो जाए मीटर में। ठीक है, अगर मीटर में है तो 1 होगा, अगर सेंटीमीटर में है तो यहाँ पे 100 होगा, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर। या इस तरह से लेंस की क्षमता P बराबर 1/f, या अगर फोकस दूरी हो या करके तो इस तरह भी कर सकते हैं कि फोकस दूरी f बराबर होता है 1/p। यहाँ आपको ध्यान ये देना है कि जो यहाँ 1 है वो मीटर में है। ठीक है, अगर सेंटीमीटर में होगा तो आप 100 कर देंगे। तो वही चीज़ लिखा है कि लेंस की क्षमता, किसी लेंस की क्षमता P है तो P बराबर क्या होता है? P बराबर होता है 1/f। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि ऑप्शन नंबर पहला ही है कि 1/f आ गया। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे कि प्रकाश की गति निम्न में से किसमें अधिकतम होती है। तो जो प्रकाश की गति होती है वो सबसे ज़्यादा होता है निर्वात में। ऑप्शन देख पाएंगे, वायु है, पानी है, हीरा है, निर्वात है। निर्वात मतलब जहाँ निह धनवात, जहाँ हवा ना हो। जब हवा नहीं रहेगा तो रुकावट नहीं होगी, तो प्रकाश पूरी तरह से गुजर पाएगा। उसके लिए एक विरल माध्यम हो जाएगी। लेकिन वायु में गुजरेगा और पानी, हीरा, ये क्या है? एक माध्यम बन जाती है। कुछ ना कुछ रुकावट होता है इसके बीच में। लेकिन निर्वात होगा, हवा नहीं रहेगा तो प्रकाश का रुकावट नहीं होगा, इसलिए प्रकाश की चाल निर्वात में सबसे ज़्यादा होती है। फिर आते हैं, अगला प्रश्न है, कौन सा रंग प्राथमिक रंग नहीं है? आप पढ़े होंगे कि प्राथमिक रंग में आपको पता होना चाहिए। अगर आपकी कला के प्रश्न आते हैं तो प्राथमिक रंग में आपका होता है लाल होता है और पीला होता है और नीला होता है। ये तो रंग के प्राथमिक रंग हैं। जब कलर में आप जाते हैं, लाल, पीला, नीला, ये भी एक प्राथमिक रंग है, लेकिन यह चित्रकार के लिए प्राथमिक रंग है जब हम लोग कला पढ़ते हैं। लेकिन जब प्रकाश के प्राथमिक रंग की बात आएगी तो प्रकाश के प्राथमिक रंग में यहाँ पे क्या हो जाएगा? हरा भी शामिल हो जाएगा। लेकिन आपसे पूछ रहा कौन सा प्राथमिक रंग नहीं है। ठीक है, तो नीला, लाल, हरा प्रकाश के प्राथमिक रंग में नीला, लाल, हरा प्राथमिक रंग है, लेकिन सफ़ेद जो है यह प्राथमिक रंग नहीं आता है, इसलिए ऑप्शन जाएगा ड पे। अगला है, मानव नेत्र में बना प्रतिबिंब
कितने समय तक बना रहता है? 1/16 सेकंड, 1/10 सेकंड, 1/26 सेकंड, 1/40 सेकंड। तो मानव नेत्र में जो बना प्रतिबिंब है, हमारी रेटिना पे जो प्रतिबिंब बनता है, वो कितने समय तक होता है? तो 1/16 सेकंड तक। इसका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है। फिर अगला प्रश्न है, देखिए कि मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, ठीक है, तो प्रतिबिंब जहाँ बनता है वो उसको कहते हैं रेटिना। रेटिना पर ही किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। चूंकि यहाँ रेटिना है नहीं, कार्निया है, परितालिका है, पुतली है, दृष्टिपटल। तो अगर रेटिना नहीं है तो आंसर जाएगा दृष्टिपटल, यानी दृष्टिपटल पे बनता है। लेकिन अगर आप बात आते कार्निया की, जब हम लोग नेत्रदान करते हैं तो भी पूछा जाता है कि नेत्रदान में नेत्र का कौन सा भाग दिया जाता है, तब वहाँ पे कार्निया कहेंगे, ठीक है। जो लोग नेत्र दान करते हैं तो उसमें कार्निया दान किया जाता है। लेकिन अगर पूछा जाए कि प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो रेटिना या दृष्टिपटल पे, ठीक है। उसमें प्रतिबिंब जो है रेटिना के आगे भी बन जाता है। अगर प्रतिबिंब रेटिना के आगे है तो आपकी निकट दृष्टि दोष है, रेटिना के पीछे है तो दूर दृष्टि दोष है। ऐसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला है, इंद्रधनुष बनते समय, जब इंद्रधनुष बनता है तो प्रिज्म का कार्य करता है। जैसे प्रिज्म पर हम लोग प्रकाश गुजारते हैं तो वह प्रिज्म से टकराकर 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। उसी तरह से इंद्रधनुष जब बनता है तो प्रिज्म का कार्य कौन करता है? धूल कण करते हैं कि धातु कण करते हैं कि पानी की बूंद की गैस की कण? तो जो प्रिज्म का कार्य करता है इंद्रधनुष बनने में, वो होता है पानी की बूंदें। पानी की बूंदों से जब प्रकाश टकराता है तो समझ लीजिए वो प्रिज्म कई भांति व्यवहार करता है, वो 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। तो आंसर जाएगा आपका स। अगला है, आसुत जल का पीएच मान 4, 5, 6, 7। जो आसुत जल है जिसको डिस्टिल वाटर कहते हैं, तो जल एक उदासीन विलयन होता है, तो आसुत जल का पीएच मान क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। अगला है, धातु जिसे चाकू से काटा जा सकता है। तो चाकू से काटे जाने वाली धातुएं आपको पता होनी चाहिए। चाकू से काटे जाने वाली धातु लिथियम है, सोडियम है और पोटेशियम है, ठीक है। लिथियम, सोडियम और पोटेशियम होता है। चूँकि यहाँ पे सोडियम तो है, पोटेशियम है, लेकिन लिथियम की जगह पे लेड आ गया और यहाँ उपयुक्त सभी। अगर यहाँ लेड हो यहाँ पे लिथियम होता तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम ये सभी हो जाता। चूँकि लिथियम है नहीं तो ये सभी होने की चांस भी नहीं है, इसलिए हम लोग सोडियम ज़्यादा बेहतर करेंगे। चूँकि प्रश्न ए आपका गलत है, पोटेशियम भी चाकू से काटा जा सकता है। सोडियम, पोटेशियम और लिथियम, चूँकि पोटेशियम भी ऑप्शन में लिथियम होता तो ये सभी लगा देते हम, इसलिए हम लोग सोडियम ज़्यादा बेहतर रखेंगे इस प्रश्न के लिए। चूँकि प्रश्न हमारा ये अभी राइट पूरा नहीं है, प्रश्न अधूरा है, आपका प्रश्न रंग है। यहाँ पे आपका लिथियम होना चाहिए था, तब हम लोग ये सभी कर जाते, या तो पोटेशियम ना होता। अगला है, मेथेनोइक अम्ल, जिसको हम लोग फार्मिक अम्ल के नाम से जानते हैं। मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है चींटी के डंक में, टमाटर में, संतरे में, सिरके में। तो जो मेथेनोइक अम्ल होता है उसको फार्मिक अम्ल कहते हैं। फार्मिक अम्ल जो है चींटी और बिच्छू के डंक में पाए जाते हैं। टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल होता है, संतरे में आपका जो है साइट्रिक, जो नींबू संतरा साइट्रिक एसिड होता है, सिरके में जो है आपका एसिटिक अम्ल होता है। अगला है, कौन सा एक प्रबल अम्ल है जो सबसे ज़्यादा प्रबल अम्ल होता है? प्रबल अम्ल वो होते हैं जो हाइड्रोजन को अधिक मात्रा में विस्थापित कर पाते हैं। अगर जल में घोला जाए तो अधिक मात्रा में जो हाइड्रोजन को विस्थापित कर पाएंगे। तो यहाँ पे ए जो CH3COOH है एसिटिक अम्ल है, H2CO3 कार्बोनिक अम्ल है, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, ये सभी। तो चूंकि ये एसिटिक अम्ल और कार्बोनिक अम्ल ये दुर्बल अम्ल है, लेकिन प्रबल पूछ रहा है तो प्रबल HCl होगा। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल सबसे प्रबल अम्ल माना जाता है। अगला है, जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन गिव्स जिंक प्लस CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड। क्रिया है उपचयन, जिसको ऑक्सीकरण कहते हैं, अपचयन, संक्षारण, रेडॉक्स। तो यहाँ पे आप ध्यान से देख पाएंगे कि यहाँ जिंक ऑक्साइड और यहाँ क्या है, जिंक है। तो जिंक ऑक्साइड से जो है ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है, यानी ऑक्सीजन निकल रहा है। और यहाँ कार्बन में, यहाँ पे देखें कार्बन से ऑक्सीजन जुड़ रहा है, यानी इधर जो है अपचयन हो गया। क्या हो गया? अपचयन, क्योंकि जिंक ऑक्साइड से जो है ऑक्सीजन क्या हो रहा है, निकल रहा है। और यहाँ कार्बन, और यहाँ पे देखें कार्बन अकेला था, यहाँ पे CO जुड़ गया, यानी ऑक्सीजन जुड़ गया, यहाँ पे उपचयन हो गया। ठीक है, ऑक्सीजन का निकलना अपचयन, ऑक्सीजन का जुड़ना उपचयन। ठीक है, तो अपचयन और उपचयन दोनों अपक्रिया होती है। जब दोनों अपक्रिया एक साथ संपन्न होती है उसको बोलते हैं रेडॉक्स अपक्रिया। क्या बोलते हैं? रेडॉक्स अपक्रिया।
इस चीज़ को आप ध्यान देंगे। आता है बुझे चूने का सूत्र है। बुझे चूने को हम लोग कहते हैं चूने का पानी भी कह सकते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो बुझे चूने का आप देख पाएंगे ऑप्शन है CaO कैल्शियम ऑक्साइड, CaOH का होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, CaSO4 कैल्शियम सल्फेट। जो बुझे चूने का सूत्र होता है CaOH का होल ट्वाइस यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। ये रहे आपके 13 क्वेश्चन जो है केमिस्ट्री के, रसायन विज्ञान के। अब हम लोग कुछ जीव विज्ञान के प्रश्न देख पाएंगे। अगला है यकृत, जिसको लीवर कहते हैं, जिगर कहते हैं। यकृत संश्लेषित करता है। देखिए यहाँ पे प्रश्न कई बनते हैं। अगर पूछा जाए कि यकृत किसको संश्लेषित करता है तो पित्तरस भी होता है। पूछा जाता है इस तरह से प्रश्न बना के कि पित्तरस का श्रावण कहाँ से होता है, पित्तरस कहाँ से निकलता है, तो यकृत से निकलता है, बनता है पित्ताशय में। लेकिन यहाँ पे चूंकि पित्तरस है नहीं, तो पित्तरस का संश्लेषित करता है शर्करा, यूरिया, रुधिर, यूरिया, प्रोटीन। तो यकृत जो है यूरिया को भी संश्लेषित करता है, यूरिया बनता है और वह मूत्र के रास्ते से जो है वो निकल जाता है अमोनिया के रूप में। तो जो है जो यकृत होता है वो यूरिया का संश्लेषित करता है। अगला है निम्नलिखित में से क्रेब्स चक्र की क्रियास्थल क्या है। जो क्रेब्स चक्र होते हैं उसकी क्रियास्थल क्या है। गाल्जी गाय की गुहा है, कोशिका द्रव्य है, माइटोकॉन्ड्रिया है, अंतःप्रद्रवी जालिका है। तो क्रेब्स चक्र की जो क्रियास्थल है वो माइटोकॉन्ड्रिया होती है, ऊर्जा की मुद्रा जिसको कहते हैं, पावर हाउस भी कहा जाता है ऊर्जा को। बहुत बार पूछा जाता है कि ऊर्जा का पावर हाउस, जो कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को। अगला प्रश्न देखते हैं कि प्रकाशीय अभिक्रिया होती है माइटोकॉन्ड्रिया में, हरित लवक के ग्रैना में, हरित लवक के स्ट्रोमा में, राइबोसोम में। जो प्रकाशीय अभिक्रिया होती है वो होता है हरित लवक के ग्रैना में। हरित लवक को क्लोरोप्लास्ट या क्लोरोफिल कहते हैं, उसी में जो है प्रकाशीय अभिक्रिया होती है। जब पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं तो जो है उसी में ही हरित लवक पेड़ पौधों की जो ग्रैना होती है उसी में जो है क्रिया संपन्न होती है, प्रकाशीय अभिक्रिया, जिसको प्रकाश संश्लेषण क्रिया भी कहते हैं। अगला है गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जल तापक का उपयोग किस दिन में नहीं कर सकते। जो सौर जल तापक होते हैं इसको सोलर पैनल कहते हैं, किस दिन में यूज नहीं कर पाएंगे। धूप वाले दिन में, धूप वाला दिन होगा तो और बढ़िया होगा, और भी जो है ऊर्जा मिलेगी इसको, और यह जल को गर्म कर पाएगा। बादलों वाले दिनों में, देखिए बादलों वाले दिनों में क्या होता है, प्रकाश पूरी मात्रा में नहीं उपलब्ध हो पाते, जिससे पानी गर्म नहीं हो पाता है। तो ऑप्शन यही होगा, कह रहा है किस दिन में उपयोग नहीं कर सकते हैं। तो जब बादलों वाले दिन होगा तो उसमें धूप नहीं होंगी, और जब धूप नहीं होगा तो पूरी तरह से जो है पानी गर्म नहीं हो पाएगा। तो ऑप्शन जो है आपका राइट होगा बी। ठीक है, बाकी गर्म वाले दिन, पवन वाले दिन तो ठीक नहीं कर सकते हैं, तो बादलों वाले दिन में जो है गर्म जल का उपयोग सौर के लिए नहीं कर सकते। अगला है निम्न में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं। आहार श्रृंखला के लिए उत्पादक और अपघटक दोनों ही भूमिका निभाते हैं। उत्पादक में पेड़ पौधे होते हैं जो भोजन को उत्पन्न करते हैं, और एक उपभोक्ता होते हैं जो पेड़ पौधों से प्राप्त हुई चीज़ों को ग्रहण करते हैं, एक अपघटक होते हैं। तो ये जब उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक होते हैं तब जाके आहार श्रृंखला का निर्माण होता है। तो ऑप्शन देखेंगे, घास गेहूँ आम, घास बकरी मानव, बकरी गाय हाथी, घास मछली बकरी। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे इसमें उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक संभव होना चाहिए। तो घास क्या है, एक उत्पादक है, और उपभोक्ता कौन है, उसको ग्रहण कर रहा है बकरी, और बकरी को कौन ग्रहण कर पा रहा है, मानव। तो उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक, यही सही आपका राइट आंसर होगा, घास, बकरी और मानव। अगला देखते हैं 19वां प्रश्न है, वे 3 कैपिटल आर कौन से हैं जो प्राकृतिक संसाधनों को लंबी अवधि तक संरक्षित बनाने में सहायक होंगे। यानी कौन से वो 3 लोग हैं जो प्राकृतिक संसाधन, प्रकृति के द्वारा जो संसाधन मिले हैं उसको लंबी अवधि तक संरक्षित करेंगे, यानी सुरक्षित बनाए रखेंगे। तो देखते हैं कौन है। ऑप्शन है पुनः चक्रण, पुनः उत्पादन, पुनः उपयोग, कम उपयोग, पुनरुत्पादन, पुनः उपयोग, कम उपयोग, पुनः चक्रण, पुनः वितरण, कम उपयोग, पुनः चक्रण, पुनः उपयोग। तो इसमें आंसर जाएगा आपका कम उपयोग करेंगे, पुनः चक्रण होगा, रिसाइकिल होगा, फिर पुनः उपयोग दोबारा करेंगे। यही आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा। अब इस वीडियो का, इस पेपर का आखिरी प्रश्न,
ग्लाइकोलाइसिस के अंत में कितने एटीपी अणुओं का लाभ होता है? एटीपी का फुल फॉर्म कभी कभी पूछ लेता है, एडोनोसिन ट्राईफॉस्फेट होता है। ये ऊर्जा की मुद्रा होती है, तो ऊर्जा की मुद्रा को एटीपी कहते हैं, एडोनोसिन ट्राईफॉस्फेट। तो ग्लाइकोलाइसिस के अंत में कितने एटीपी का लाभ होता है? चूँकि ग्लाइकोलाइसिस में 4 एटीपी बनते हैं। कितने बनते हैं? 4 एटीपी बनते हैं, और जिसमें से क्या होता है, 2 खर्च हो जाते हैं। 2 एटीपी क्या होते हैं? खर्च हो जाते हैं। जब 4 बनते हैं, 2 खर्च होते हैं, तो कितना बचते हैं? 2 एटीपी। ठीक है, तो 2 एटीपी बचते हैं, मतलब 2 एटीपी का लाभ होता है। तो यहाँ पे 2 आंसर हो जाएगा, 2 0 4 8 है, तो 2 4 बनते हैं, 2 खर्च होते हैं, बाकी 2 बचते हैं, 2 का। तो इस तरह से आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो आपको समझ में आए तो उसको लाइक, शेयर और कमेंट करें, और कमेंट के माध्यम से बताएं कि आपको कोई वीडियो कैसा लगा, ताकि आपके लिए और अच्छे वीडियो बनाते रहें। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए आपको किस टॉपिक वीडियो चाहिए, उस टॉपिक पे हम वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू, गुड बाय।